तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज हम क्लास 12th के मैथ के सारे फार्मूले सिर्फ एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरे डिटेल के साथ सारे फार्मूलों को हमने एक जगह समराइज किया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अध्याय 1 का नाम है क्या? संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले इसके फार्मूलों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में क्या रिक्त संबंध होता है। ए में क्या कोई फलनरिक्त संबंध होगा जहाँ आर बराबर क्या हो फाई इस सबसेट अब ए क्रॉस बी। मतलब क्या ए और ए क्रॉस ए में क्या हो जो संबंध प्रदर्शित हो, ए से ए में क्या हो जो संबंध प्रदर्शित करा हो क्या हो उसमें वो फाई हो, तो उसे क्या कहेंगे? उस संबंध को कहेंगे रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध कब होगा? जो क्या हो जो ए क्रॉस ए जो आर बराबर क्या होना चाहिए ए क्रॉस ए में होना चाहिए। जो आर हो क्या हो ए में भी हो और ए क्रॉस ए दोनों में द्वारा प्रदत्त संबंध आर क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। और स्वतुल्य संबंध क्या हो ए का संबंध स्वयं का संबंध क्या हो स्वयं से हो। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सभी क्या होना चाहिए? ए से संबंधित होना चाहिए। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? ए कामा बी यदि क्या हो बिलोंग करता है तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। और संक्रामक संबंध के लिए हमने पढ़ा है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा सी भी क्या होना चाहिए? यदि बिलोंग्स टू आर ए बी से ए भी क्या है ए कामा बी क्या है आर से बिलोंग करते हैं, बी कामा सी भी क्या करते हैं आर से बिलोंग करते हैं, तो ए कामा सी भी क्या करेंगे? आर से बिलोंग करेंगे। तब क्या कहेंगे? संबंध संक्रामक होगा। फिर तुल्यता संबंध यदि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक यदि तीनों हो गया तो क्या कहेंगे? उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। अब फिर फलनों के प्रकार। अब फलन का प्रकार एकाएकी होता है, बहु एकाएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। तो एकाएकी फलन कब क्या होगा? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो तो जहाँ एफ एक्स वन बराबर क्या हो एफ एक्स टू हो तो और यदि क्या हो एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए तो क्या कहेंगे? वह फलन क्या होगा? एकाएकी हो जाएगा। बहु एकाएकी के लिए क्या हो? यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो लेकिन क्या हो एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू तो क्या कहेंगे? फलन बहु एकाएकी है। आच्छादक कब क्या हो? जब क्या हो परिसर और सहप्रांत क्या हो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएं। यानी क्या हो प्रत्येक का क्या हो प्रतिबिंब विद्यमान हो तो क्या कहेंगे? वह आच्छादक होगा। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। यानी परिसर और सहप्रांत क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। अंतरक्षेपी कब होगा? जब क्या हो परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत क्या होगा सभी के क्या हो किसी का प्रतिबिंब न विद्यमान हो, यानी परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत, परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? वह फलन अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। तो उम्मीद है इतने फार्मूले क्लियर होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगला। कर फलनों का संयोजन। फलनों को क्या करते हैं? यदि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स हैं तो क्या करेंगे? एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ यानी गॉफ एक्स या फॉफ एक्स या गॉग एक्स। जहाँ एफ ओ जी इनवर्स क्या होता है? जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, इसके क्या होगा? बराबर होगा। फिर अगला है व्युत्क्रमणीय फलन। इनवर्स फलन किसे कहते हैं? व्युत्क्रमणीय फलन जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो उसी का व्युत्क्रम फलन परिभाषित होता है। जो क्या हो जो फलन क्या हो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, एकाएकी हो और क्या हो आच्छादक भी हो, उसका क्या कर सकते हैं हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए? एफ ओ जी बराबर क्या होना चाहिए? एक्स। गॉफ एक्स और फॉग एक्स का मान क्या होना चाहिए? एक एक्स आए तो क्या कहेंगे? वह फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय है। जी व एफ क्या दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम फलन है। दोनों क्या होंगे? तब कहेंगे गॉफ और फॉग दोनों यदि क्या हो एक्स के बराबर हो तो कहेंगे क्या? फलन व्युत्क्रमणीय है। फिर लास्ट हमने 1.4 में पढ़ा था द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया कोई संक्रिया स्टार क्या होगी? द्विआधारी होगी यदि ए क्रॉस ए से क्या हो ए तक परिभाषित हो। स्टार सच दैट क्या होना चाहिए? ए क्रॉस ए से क्या होना चाहिए? ए तक परिभाषित है तो क्रम विनिमय ए स्टार बी और बी स्टार ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए? बी स्टार ए हो जाए तो क्या कहेंगे? क्रम विनिमय है वो द्विआधारी संक्रिया। साचर्यता यदि क्या हो यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाए? ए स्टार बी स्टार सी हो जाए तो क्या कहेंगे? वह सहचर्य है। फिर तत्समक
तत्समक अवयव क्या होना चाहिए? ई। यदि ए स्टार ई बराबर ए मिल जाए और ई स्टार ए बराबर क्या होना चाहिए? ए मिल जाए तो कहेंगे क्या है वह? इसका तत्समक अवयव ई है, विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव क्या होना चाहिए? ए स्टार एक्स बराबर ई मिल जाए और एक्स स्टार ए बराबर क्या मिल जाए? ई मिल जाए तो कहेंगे क्या होना चाहिए? प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। मतलब क्या होना चाहिए उसके? क्या होना चाहिए हमको? कोई समान ही संख्या मिले तब क्या कहेंगे? प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ए व एक्स एक दूसरे के क्या है? प्रतिलोम अवयव हैं। जो ए और एक्स हैं क्या एक दूसरे के क्या है? प्रतिलोम अवयव हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। अब बढ़ते हैं अगला अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पढ़ना है क्या? साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये एक्स नहीं रखते हैं तब भी क्या है? साइन इनवर्स का, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स और सेक इनवर्स और कास इनवर्स। इसके प्रांत और सहप्रांत क्या होते हैं? प्रांत और परिसर। इसका प्रांत और परिसर। तो क्या होगा? साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक और इसका परिसर -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगा इसका मान। और कास इनवर्स का मान क्या आएगा? -1 और 1 के बीच और 0 से पाई के बीच क्या होता है? जहाँ पर 0 और पाई दोनों क्या होना चाहिए? परिभाषित हैं। टेन इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए? आर। टोटल आर क्या होना चाहिए? प्रांत होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? -π/2 से लेकर पाई तक। और काट इनवर्स के लिए सभी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। काट इनवर्स के लिए भी क्या होगा? वास्तविक संख्या 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। और सेक इनवर्स के लिए आर माइनस, मतलब प्रांत में क्या करें? -1 और 1 के लिए क्या परिभाषित नहीं होता है। और 0 से पाई तक परिभाषित होगा, लेकिन क्या होगा? π/2 उसमें सम्मिलित नहीं होगा। फिर कास इनवर्स के लिए आर माइनस क्या होना चाहिए? -1, क्या होना चाहिए? घटा देंगे, जहाँ क्या होगा? 0 नहीं परिभाषित है, -π/2 से लेकर π/2 तक, 0 को अलावा। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है? -sin x और कास इनवर्स -x बराबर पाई - कास इनवर्स x। इन सारे फार्मूलों का हमने प्रूफ पढ़ा ही है चैप्टर में। तो यहाँ पर हम फार्मूला का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ फार्मूला आपको बता रहे हैं। यदि 10 क्या हो, यहाँ पर 2 4 5 याद करेंगे। 2 4 5 दूसरे नंबर का पर क्या पाई में घट जाएगा, चौथे नंबर पर पाई में से घट जा रहा है और पाँचवें नंबर पर क्या हो रहा है? पाई में से क्या हो रहा है? घट रहा है। और बाकी क्या है? बाकी का सेम माइनस आगे आ जा रहा है। बाकी का क्या हो रहा है? सेम माइनस में आगे आ रहा है। पहला, तीसरा और छठा क्या हो रहे हैं? दोनों में क्या हो रहे हैं? सेम माइनस आगे आ रहा है। साइन इनवर्स -x का क्या होगा? -sin इनवर्स x। और टेन इनवर्स -x का -tan इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स -x का -cosec इनवर्स x। सेक इनवर्स -x क्या होगा? पाई - सेक इनवर्स x। काट इनवर्स -x का पाई - काट इनवर्स x। तो इस प्रकार क्या होंगे? ये सब बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, करो साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x और कास इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है? सेक इनवर्स। चूँकि क्या होता है? हमने पढ़ा क्या? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था क्या? साइन x बराबर क्या होता है? 1/cosec x। लेकिन क्या होता है? यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर क्या 1/x क्या होगा? कॉसेक इनवर्स x आएगा। तो इन सब फार्मूले के बारे में डिटेल से चर्चा की ही है, तो यहाँ पर बस फार्मूले का चर्चा करें। तो कास इनवर्स 1/x क्या होगा? सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x काट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x कास इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x। फिर है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा। फिर टेन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। इसका भी यूज होगा। और सेक इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। इन फार्मूलों का यूज सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। और फिर ये भी फार्मूला, ये दो फार्मूले हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। यदि क्या है? प्लस के ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ बीच में ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। एकदम फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x
एक्स है तो एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, बीच में माइनस आ गया तो क्या हो गया, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। और कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि माइनस है तो क्या हो गया, यहाँ बीच में प्लस हो गया। कास वाले में क्या होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन साइन में क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर इस फार्मूले का भी यूज थोड़ा देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन फार्मूलों को भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब साइन एक्स, इसका भी यूज होगा ज़्यादा। 2 sin x/2 कास x/2 और 1 प्लस कास एक्स बराबर क्या होता है, 2 कास स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कास एक्स बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x/2। तो इन सारे फार्मूलों को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, अध्याय नंबर 3। तो अध्याय 2 में क्या थे, इतने ही फार्मूले थे। ये सारे जो भी फार्मूले हैं बहुत ही बेहतरीन सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो आप चैप्टर 3 है क्या, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो इसमें जान लेते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास। क्या होता है, संख्या एवं फलन, मतलब क्या हो, कोई संख्या क्या हो 2 3 4 5, इसका क्या किया जाए, आयताकार, आयत के रूप में क्या कर लिया, आयताकार विन्यास। क्या होगा, यह क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह की कोटि, पंक्तियों की संख्या, ये क्या है, ये पंक्ति हैं। इसमें कितनी पंक्तियाँ, 2। और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, तो 2 × 2, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या को क्या कहते हैं। और आव्यूहों की समानता, कोटि समान हो सकती है या तो अवयव समान हो सकते हैं। आव्यूह कब समान हो, कोटि समान हो, मतलब 2 × 2 का क्या है, एक आव्यूह और हो, 2 × 2 का हो और उसमें क्या हो, अवयव भी क्या हो, समान हो, तो क्या कहेंगे, वो आव्यूह क्या है, दोनों समान हैं। अब फिर आव्यूह पर संक्रिया कौन कौन सा कर सकते हैं। आव्यूह में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये क्या हो, कोटि समान हो तब। और किसी आव्यूह का अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं, मतलब किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, किसी भी आव्यूह में क्या करते हैं, गुणा कर सकते हैं। प्रत्येक अवयव में अदिश राशि से गुणा होता है। जब अदिश राशि से गुणा करेंगे क्या होगा, सभी अवयव में क्या होगा, उस राशि से गुणा होगा। और आव्यूह का गुणन, 2 आव्यूह को क्या करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, ए और बी दिया है। एक क्या है, कोई आव्यूह क्या है, 2 आव्यूह है ए और बी, इन दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों आव्यूह का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो इसका लास्ट वाला n और इसका p, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर है तभी क्या है, संभव है। जब क्या हो, m और p, ये लास्ट वाला n और p क्या हो, आपस में लास्ट वाला और इसका पहला वाला दोनों आपस में बराबर है तभी संभव है, नहीं तो नहीं संभव होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं, करा आव्यूह के प्रकार। अब देखते हैं अगला है आव्यूह के प्रकार। पहला होता है पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह क्या हो जिसमें एक पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। जैसे क्या हो 5 4 है क्या, इसमें एक ही पंक्ति है, पंक्ति आव्यूह। कोटि समान 1 × n रूप की होनी चाहिए। 1, इसमें पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कितने हैं 2 हैं, तो क्या है ए, या इसका मान क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 10 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 1, मतलब क्या पंक्ति एक है, इसमें भी पंक्ति एक है, इसमें भी पंक्ति एक है, लेकिन क्या स्तंभ अलग अलग हैं, तो क्या होना चाहिए, पंक्ति एक होनी चाहिए। फिर करा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह उसे कहेंगे जिसमें आव्यूह का केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, मतलब क्या हो 1 2 3 4 कितना हो अवयव, लेकिन स्तंभ कितना, एक ही है ना, अवयव कितने भी हों। यानी क्या होना चाहिए, n × 1 के रूप का होना चाहिए, जहाँ क्या हो n का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 ये तो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब फिर वर्ग आव्यूह, जिसमें क्या हो, उसकी क्या पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे क्या 2 × 2 3 × 3 4 × 4, इस टाइप का आव्यूह रहेगा, क्या कहेंगे, उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। फिर अगला है विकर्ण आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें क्या हो, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण कौन सा लेते हैं, इसको लेते हैं, इधर से विकर्ण क्या लेंगे, बाएं से दाएं, न कि दाएं से
न कि बाएं से दाएं। क्या लेंगे? दाएं, बाएं से ऊपर से क्या लेंगे? नीचे। बाएं साइड से क्या लेंगे? ऊपर से नीचे लेंगे, न कि दाएं साइड से ऊपर से नीचे। बाएं साइड से ऊपर से लेंगे, दाएं साइड नीचे की तरफ। तो ऐसे को, इसी को क्या कहेंगे? इसी को विकर्ण कहेंगे। इसके अलावा क्या होना चाहिए? सारे अवयव 0 होने चाहिए। इसमें इधर से है लेकिन क्या इधर 0 है, तो क्या होगा? यह संभव नहीं है। तो उम्मीद है विकर्ण अवयव में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। तो आप इसका पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि हम समझाना जब शुरू करते हैं। तो अब देखिए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। कर किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। यदि क्या हो? कोई विकर्ण आव्यूह के क्या हो? विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। विकर्ण के क्या है? यहाँ पर देखिए अवयव समान है। ये भी क्या है? विकर्ण आव्यूह, लेकिन क्या है? अदिश आव्यूह इसे कहेंगे, क्योंकि क्या है? विकर्ण के सभी अवयव क्या है? आपस में समान है। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे, यानी स्केलर मैट्रिक्स। फिर तत्समक आव्यूह क्या होता है? कर तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव एक हों। विकर्ण के क्या हो? सभी अवयव क्या हो? एक हों, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे? तत्समक आव्यूह। इसे क्या करते हैं? आयन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए विकर्ण क्या है? सभी अवयव एक हैं। फिर शून्य आव्यूह। आव्यूह के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। देखिए इसमें भी सभी अवयव क्या है? शून्य है। इसमें भी सभी शून्य है, तो इसे क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहेंगे, यानी 0 मैट्रिक्स। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है आव्यूह का परिवर्त, यानी ए ट्रांसपोज या ए डैश। ए डैश कहेंगे पंक्ति को क्या करें? स्तंभ में बदल दें, तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज आव्यूह कहते हैं। एक यहाँ पर कि देखिए क्या पंक्ति क्या 1 2 3 है और -1 7 9 है, तो पंक्ति को क्या कहेंगे? किस में बदल देंगे? स्तंभ में। इसको क्या किए? ऐसे कर दिए। इसको क्या किए? ऐसे कर दिए। पहला पंक्ति क्या हो गया? पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति रहती तो तीसरा स्तंभ हो जाता। इस प्रकार करते हैं। ऐसे ही हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ए डैश निकालते हैं। परिवर्त के गुणधर्म ए डैश का क्या करेंगे? डैश निकालेंगे तो क्या होगा? हमें वही आव्यूह मिलेगा। यदि ए प्लस ए और बी क्या 2 आव्यूह हैं, उन दोनों को जोड़कर क्या करें? उनका परिवर्त निकाल दें, तो इन दोनों के अलग अलग परिवर्त का योग भी क्या होगा? बराबर होगा। यदि क्या करें? 2 आव्यूह में से क्या करें? एक में से दूसरे को घटा दें और उसका परिवर्त निकालें, और क्या करें? दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाल कर क्या करें? घटा दें, तब भी क्या होगा? सेम ही मिलेगा। यदि क्या हो? दोनों 2 आव्यूह का क्या करें? आपस में गुणा करके परिवर्त निकालें, और फिर क्या करें? पहले का परिवर्त निकाल कर क्या करें? दूसरे वाले में पहले वाले का परिवर्त निकाल कर क्या करें? दूसरे दोनों का परिवर्त निकालें और दूसरे में क्या करें? पहले का गुणा कर दें, तब भी बराबर होगा। ये नहीं कि ए आगे कर दें बी पीछे कर दें, तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तब नहीं बराबर होगा। यदि क्या करें? ए में क्या करें? किसी संख्या से क्या करें? गुणा कर दें, या इसका उसका स्क्वायर करके क्या करें? परिवर्त निकालें, और किसी संख्या का क्या करें? उसका क्या करें? परिवर्त निकाल कर उसका स्क्वायर करें, या कोई भी घात लगा दें, तो क्या होगा? तब भी बराबर होंगे। अब सममित या विषम सममित आव्यूह क्या होगा? सममित ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? ए के बराबर हो, तो क्या कहेंगे? सममित है। यदि ए का ट्रांसपोज क्या हो? -a के बराबर हो, तो क्या कहेंगे? वह विषम सममित आव्यूह है। ये क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ए और ए का ट्रांसपोज को क्या करें? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है? सममित आव्यूह है, तभी जोड़ सकते हैं। ए में से क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज को घटा सकते हैं विषम सममित आव्यूह के लिए। और किसी वर्ग आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। कब ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार कह सकते हैं, ए को लिख सकते हैं। सममित आव्यूह क्या करेंगे? ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ सकते हैं, और विषम सममित क्या करेंगे? ए में से ए के ट्रांसपोज को घटाएंगे, तभी क्या होगा? विषम सममित आव्यूह के लिए ये काम करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आर में क्या करें? आर आई को क्या करें? आर जे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी आई को क्या करें? सी जे में बदल सकते हैं। सी आई को सी जे कर दें, सी जे को सी आई कर सकते हैं। आर आई को क्या करें? आर आई में क्या करें? संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं। सी आई में क्या करें?
उसमें आई वाले में क्या करें, किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। फिर आर आई में क्या करें, आर आई में क्या करें, किसी भी संख्या का जोड़ घटा करके क्या करें, किसी पंक्ति को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फिर किसी कालम में क्या कर सकेंगे, आर का मतलब क्या होता है, रो यानी पंक्ति, और सी का मतलब कालम। फिर सी आई मतलब क्या है, कोई आव्यूह है, क्या है, ए है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, आई जे, मतलब क्या, ये पंक्ति है और ये कालम है। पंक्ति और कालम की क्या है, स्थिति को बताता है। तो किसी पंक्ति में क्या करें, उसी पंक्ति से को क्या करें, जो पंक्ति में क्या करें, किसी कालम का क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं हम, या गुणा करके क्या करें, जोड़ देंगे तो या घटा देंगे तभी क्या होगा, उसके बराबर लिख सकते हैं। सी आई में क्या करेंगे, सी आई प्लस माइनस किसी भी संख्या से गुणा करके सी जे में क्या करें, जो सी जे को जोड़ दें। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये सारे आप आव्यूह में चैप्टर में अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो बस हमको बताना है, मतलब इतना ही करना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह यदि क्या हो, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाए, आई हो जाए, या बी क्रॉस ए बराबर क्या होना चाहिए, आई है, तब क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए तथा बी क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह हैं, तभी तो हमको आइडेंटिटी मिल रहा है, आई मिल रहा है। फिर आइए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है सारणिक। सारणिक के गुणधर्म। कह रहा है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभ के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। कोई भी सारणिक है, क्या करेंगे, उसका मान क्या होगा, यदि उसकी पंक्ति और स्तंभ में क्या करें, परस्पर परिवर्तन कर दें, तब भी क्या होगा, सारणिक का मान बदलेगा नहीं। और यदि एक सारणिक कोई दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि क्या करें, दो पंक्ति या स्तंभों को क्या करें, बदल दें, तब भी सारणिक का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर कह रहा है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है तो सभी संगत अवयव समान होते हैं, तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। और यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं, तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति तथा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव या अधिक योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणिक को दो या अधिक सारणिक के योगफल में व्यवस्थित किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम आपने चैप्टर में पढ़ाई है, तो इसको हर जगह बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के क्या करते हैं, हम सारणिक का यूज करते हैं। ये क्या, उसके तीनों त्रिभुज के क्या तीनों निर्देशांक दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 यहाँ लिखेंगे, फिर y1 y2, फिर 1 1 1। अब क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, हम इस सारणिक को हल करके क्या कर सकते हैं, x y z का मान हम निकाल सकते हैं। अब उप सारणिक तथा सखंड होते क्या हैं। उप सारणिक को क्या लिख सकते हैं, यम आई जे से, और सखंड को ए आई जे से। ए आई जे बराबर क्या होता है, ए आई जे निकालने क्या करेंगे, -1 से क्या करेंगे, आई प्लस जे को जोड़कर यम आई जे में गुणा कर देंगे। जैसे क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स है जहाँ पर क्या A11 A12 क्या है, उसके दिया है, उसकी स्थिति दी है कि A11 है, A12 है, A13 है। यदि माड ए हमको निकालना है तो क्या करेंगे, A11 में क्या करेंगे, A11 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, उसके क्या उप सारणिक से क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देते हैं, प्लस A2 में A12, फिर A13 में क्या करेंगे, उसके उप सारणिक से क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ते चले जाते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, माडे में क्या करेंगे, सभी क्या होंगे, उप सारणिक के उसके मान के उस सारणिक के मान के बराबर होंगे। तो यदि क्या हो, A12 में क्या करेंगे, A21 से उसके क्या करेंगे, उप सारणिक से जोड़ देंगे तो क्या होगा, यदि उस उप सारणिक का क्या करेंगे, उल्टा से क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने सारे चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिए हैं, यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर आव्यूह का सखंडज, आव्यूह का सखंडज एडजॉइंट ए, यदि क्या है, उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज इतना आ गया, A11 A21 A23 था, क्या हो गया, A11 A21 A23। इसको क्या किए, इसमें बदल दिए, इसको क्या किए, इसमें बदल दिए। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा एडजॉइंट ए यानी ये ट्रांसपोज निकल गया। फिर ए डॉट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, माड ए इंटू आई। तो
माड ए बी बराबर क्या होगा, माड ए बराबर माड ए माड बी के बराबर एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, माड ए का पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या है, सारणी की कोटि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि माड ए बराबर, एक सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, यदि क्या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो क्या, जहाँ अव्युत्क्रमणीय आव्यूह रहेगा तो क्या होगा, माड ए बराबर 0। तो ए इनवर्स निकालें क्या होगा, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो एडजॉइंट ए। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या के लिए क्या होगा, माड ए बराबर 0 है तो क्या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और कोई रैखिक समीकरण निकाला है उसका हल कैसे करेंगे, तो ये यदि क्या है, 3 रैखिक समीकरण दिए हैं, वहाँ पर क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालने क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, a1 b1 c1, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और बी बराबर क्या होगा, d1 d2 d3, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, b, जहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी, न कि b इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स बी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम एक्स का मान क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ मान इस साइड आ जाएंगे, उनका क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो एक्स वाई जेड के मान क्या हो जाएंगे, हमको आसानी से मिल जाएंगे। ये सारे हम जब क्वेश्चन किए हैं तो सॉल्व किए ही हैं। तो आइए बढ़ते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। अध्याय 5 में सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कह रहा फलन एफ एक्स की बिंदु एक्स पर सातत्यता की शर्त, यदि क्या हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, जहाँ एफ एक्स बराबर क्या हो, एफ सी, जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो, एफ सी के बराबर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट की मतलब क्या होता है, बाईं सीमा, और राइट हैंड लिमिट की क्या होती है, दाईं सीमा। तो यदि क्या हो, फलन एफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर सी पर क्या, अवकलनीयता की शर्त के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज, बायां अवकलज क्या होना चाहिए, दायां अवकलज के बराबर होना चाहिए, जहाँ एक्स बराबर क्या हो, सी, जहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे माइनस एच, जहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यदि क्या हो, डी बाई डी एक्स, यदि किसी का क्या करना, अवकलन करना है तो क्या होगा, उसका अवकलन, किसी अचर राशि का अवकलन क्या होता है, 0। यदि एक्स का पावर n, कोई चर राशि है उसका क्या पावर n है, तो उसका अवकलन होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यदि रूट में है तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। यदि 1/x है तो क्या होगा, उसका करेंगे तो इसी फार्मूले पर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1, तो क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा। ई का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है, और ए का पावर एक्स का अवकलन होता है क्या, ए का पावर एक्स log ए। यदि log एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा, 1/x आएगा। ये फार्मूले ध्यान रखिए। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। टेन इनवर्स एक्स का क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/√x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, और डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो, डी वाई डी बाई डी एक्स ये निकालना हो तो क्या होगा, कोई अलग अलग क्या हो, अलग उसके क्या समाकलन, टी के सापेक्ष कोई किया है समाकलन, अवकलन हुआ है, तो क्या करना हमको, डी वाई डी एक्स के रूप में लाना, क्या करेंगे, ऊपर का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष कर देंगे, नीचे का कर देंगे, तो क्या होगा, टी से टी कट जाएगा और क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव के लिए यह क्या है, यह मान्य नहीं है, क्योंकि क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, अलग अलग हमको सिंगल पहले करना पड़ेगा, लेकिन क्या है, ये मान्य नहीं है, ये कभी भी बराबर नहीं होता है, ये क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं, रोले का प्रमेय देखते हैं, रोले थियरम कह रहा है, यदि एक वास्तविक मान क्या हो, फलन एफ एक संवृत अंतराल
ए कामा बी में इस प्रकार क्या है परिभाषित है कि जहाँ F1 क्या है समृद्ध अंतराल ए से बी में क्या है सतत है, जहाँ ए से क्या है बी में क्या है सतत है, तो यह विपरीत अंतराल ए कामा बी में क्या है अवकलनीय है तथा एफ ए बराबर क्या होना चाहिए एफ बी। एफ ए बराबर क्या है एफ बी, किसी जगह क्या हो रहा है एफ ए बराबर क्या हो रहा है एफ बी हो जा रहा है। लेकिन क्या है सभी अंतराल तब विपरीत अंतराल ए कामा बी में कम से कम एक सी ऐसा अवश्य होगा जहाँ एफ सी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए एफ सी बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए क्या कहीं ना कहीं क्या है देखिए एक जगह तो क्या है ये समांतर है ही, तो एक जगह क्या हो रहा है समांतर बन ही रहा, तो क्या है एफ ए बराबर एफ बी है, तभी तो क्या कहते हैं अवकलनीय है। फिर ये है क्या है रोले का प्रमेय। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर मध्यमान प्रमेय। रोले का प्रमेय का है क्या है दूसरा रूप क्या है मध्यमान है। यदि एक वास्तविक मान फलन क्या हो एफ एक समवृत्त अंतराल जहाँ ए कामा बी में इस प्रकार परिभाषित है जहाँ एफ समवृत्त अंतराल ए कामा बी में क्या है सतत है, तो यह विपरीत अंतराल ए कामा बी में क्या है अवकलनीय होगा। और तब वह विपरीत अंतराल ए कामा बी में कम से कम एक सी अवश्य ऐसा होगा जिसके लिए क्या होना एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए एफ बी माइनस एफ डैश ए अपान बी माइनस ए। यहाँ पर देखिए किसी संख्या के लिए क्या मान बराबर है नहीं है, लेकिन क्या यह इस प्रकार क्या समांतर है। मध्यमान प्रमेय क्या है रोले का प्रमेय का क्या एक विस्तारण है। मध्यमान प्रमेय का क्या रोले के प्रमेय को क्या किया थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो फिर अगला फार्मूला है करा उच्चतम और निम्नतम। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए उच्चतम निम्नतम कैसे पता करते हैं। मान लिया प्रथम अवकलज विधि से, प्रथम अवकलज विधि में क्या इसमें सबसे पहले उच्चतम क्या होगा जब देखते हैं क्या कोई फलन दिया है इस प्रकार क्या है दिया है तो इसमें उच्चतम कौन होगा और निम्नतम कौन होगा। ये क्या हो देखिए सबसे ऊंचा जो सबसे ऊंचा क्या है उसे क्या कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम कहेंगे। ये क्या है निरपेक्ष सबसे क्या है देखिए ऊंचाई पर क्या है ए है और ए है, ये तो क्या है दोनों उच्चतम बिंदु हैं दोनों क्या हैं ऊंचाई पर हैं, लेकिन क्या है और ये क्या है सबसे गहरा वाले को क्या कहेंगे निम्नतम पढ़ेंगे और ऊंचे वाले को क्या करेंगे उच्चतम कहेंगे। लेकिन क्या है यह निरपेक्ष उच्चतम है, मतलब क्या सबसे ऊंचाई पर जो उसे रहेगा उसे क्या कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम, और जो क्या होगा उससे थोड़ा और नीचे क्या उसे क्या कहेंगे स्थानीय उच्चतम कहेंगे। अब फिर सबसे नीचे क्या होगा जो अस्थाई निम्नतम क्या होगा सबसे नीचे जो है क्या उन्हें क्या कहेंगे अस्थाई निम्नतम कहेंगे। लेकिन क्या है जो सबसे नीचे है उसे क्या कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम। स्थानीय उच्चतम तो क्या है ये दोनों क्या है स्थानीय उच्चतम है, लेकिन क्या है जो निरपेक्ष उच्चतम एक ही होगा, लेकिन स्थानीय उच्चतम क्या होंगे जितने उच्चतम बिंदु होंगे। तो कह रहा है प्रथम अवकलज विधि में क्या होगा एफ डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0, जहाँ एक्स बराबर क्या हो x1 x2 x3 डॉट डॉट कुछ भी हो। तो यहाँ क्या है माइनस बी से क्या है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए। जो भी मान आएंगे चिन्ह प्लस से माइनस बढ़ रहा है तो स्थानीय उच्चतम होगा। चिन्ह क्या देखिए प्लस से क्या हो रहा है माइनस की ओर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, या प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे स्थानीय उच्चतम कहेंगे। यदि क्या हो रहा है चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है तो क्या कहेंगे स्थानीय निम्नतम। माइनस से क्या होगा प्लस में गया तो क्या कहेंगे स्थानीय निम्नतम है, और प्लस से क्या हो रहा है माइनस में बदलेगा क्या कहेंगे स्थानीय उच्चतम है। फिर द्वितीय अवकलज विधि में क्या कहते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 0, जहाँ x1 बराबर x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ एफ डबल डैश एक्स बराबर निकालेंगे यदि एफ डबल डैश x1 बराबर क्या हो पॉजिटिव हो, यदि एफ डबल डैश x1 बराबर क्या हो पॉजिटिव हो और एफ डबल डैश x2 बराबर भी क्या हो बराबर निगेटिव हो, तो एफ डबल डैश x1 बराबर क्या हो पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव है तो क्या स्थानीय निम्नतम। यदि एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या हो निगेटिव है तो क्या कहेंगे स्थानीय उच्चतम कहेंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब अगला फार्मूला कर अध्याय 7 का समाकलन, जिसे इंटीग्रल कहते हैं, जहाँ क्या होता है अचर पद। यदि क्या हो कोई अचर पद है उसका समाकलन क्या हो जाएगा यक्स,
या जिसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष करें तो क्या होगा x आएगा। x का पावर n का होता है x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। एक अचर पद क्या होता है समाकलन में जुड़ जाता है। e का पावर x का समाकलन e का पावर x प्लस सी और a का पावर x का a का पावर x अपान लॉग a प्लस सी, जहाँ 1 अपान एक्स का लॉग मॉड x प्लस सी हो जाएगा। साइन x का माइनस कॉस x क्या होता है अवकलन का उल्टा क्या होता है समाकलन। तो कॉस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का टेन x, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x, सेक x टेन x का सेक x, कॉसेक x कॉट x का माइनस कॉसेक x। ये क्या करेंगे माइनस कॉसेक x का अवकलन करेंगे क्या होगा इतना मिलेगा। सेक x का अवकलन करेंगे इतना मिलेगा, माइनस कॉट x का करेंगे तो इतना मिलेगा, टेन x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x मिलेगा, साइन x का करेंगे तो कॉस x मिलेगा और कॉस x का करेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा। तो अब यहाँ पर टेन x का समाकलन होता है लॉग मॉड सेक x प्लस सी या माइनस लॉग कॉस x प्लस सी। यदि कॉट x का डी एक्स का क्या करेंगे समाकलन करेगा लॉग साइन x प्लस सी और सेक x का समाकलन करेंगे तो क्या होगा लॉग सेक x प्लस टेन x प्लस सी। यदि कॉसेक x डी एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या होगा लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। यदि डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन करेंगे क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस कास इनवर्स x प्लस सी। यदि डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करते हैं तो टेन x प्लस सी या माइनस कॉट x प्लस सी। यदि डी एक्स अपान एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो क्या होगा सेक इनवर्स x प्लस सी या कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। इन सारे फार्मूले को आपको याद रखना जरूरी है। ये डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपान 2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी और डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान 2a लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी और डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या होगा 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी और यदि इसका करेंगे तो क्या होगा डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी और ये डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये सारे क्या थे समाकलन के फार्मूले थे, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो क्या हैं आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। तो आइए अगला फार्मूला देखते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बाई ए स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस सेम क्या है इसमें बीच में आ गया लेकिन क्या है प्लस के साथ आ गया है प्लस सी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस आ गया, सारे जगह क्या हो गया प्लस हो गया। यदि क्या हो गया यदि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स बाई 2 यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ उल्टा हो गया और यहाँ सेम टू सेम ये क्या है बस साइन इनवर्स एक्स अपान ए लॉग हट गया और यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यदि ई का पावर एक्स के साथ किसी का क्या करना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स हो तो क्या होगा ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा। यदि क्या हो दो संख्याओं का क्या करना है दो चीज़ों का समाकलन करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे सबसे पहले का पहले संख्या गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में पहले का क्या करेंगे समाकलन करेंगे इंटू फिर इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे का फिर टोटल का क्या करेंगे समाकलन करेंगे। और यहाँ पर पहला दूसरा किसको मानेंगे आइलेट का यूज करते हैं। पहला दूसरा मानने के लिए क्या करें आइलेट इन्वर्स रहेगा तो क्या करें सबसे पहले उसको पहला मानेंगे। यदि इन्वर्स नहीं दिया इन्वर्स फंक्शन नहीं है यदि लॉग है तो क्या करेंगे लॉग वाले को पहला मानेंगे। यदि ये भी नहीं है तो एल्जेब्रिक वाले को पहला मानेंगे। यदि ये भी नहीं है तो क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पहला मानेंगे। यदि ये भी नहीं है तो क्या करेंगे एक्सपोनेंस को क्या कर मानेंगे सबसे पहले मानेंगे। यदि ये भी नहीं है तो अपने हिसाब से लगाएंगे। तो यू और भी ये दो दिए हैं फर्स्ट सेकंड के मतलब क्या यदि यू है और ये भी है तो सबसे पहले यू का करेंगे समाकलन यू को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे भी का समाकलन कर देंगे फिर माइनस इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे
पहले u का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ पर i' का मतलब क्या था, अवकलन। u का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। उसके बाद v का समाकलन करेंगे और दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, समाकलन करेंगे टोटल का। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम दो संख्याओं का समाकलन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन हल किए हैं तो आपको वहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन दिया है। आंशिक भिन्न का क्या करना है, समाकलन करना है। आंशिक भिन्न कैसे हल करेंगे, ये दिया है f(x) अपान एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी दिया है। तो उसको लिख सकते हैं a अपान एक्स प्लस ए, बी अपान एक्स प्लस बी और सी अपान एक्स प्लस सी। अंश की घात क्या होना चाहिए, हर की घात से हमेशा अधिक होनी चाहिए। अंश की घात क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अंश की घात क्या होना चाहिए, हर के घात से अधिक होना चाहिए। हर की घात क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अंश की घात से हर की घात क्या अधिक होनी चाहिए। फिर कह रहा है ये दिया f(x) बराबर f(x) अपान एक्स प्लस ए का स्क्वायर एक्स प्लस बी। तो ए अपान एक्स प्लस ए, बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स प्लस बी। ये क्या हो, स्क्वायर के रूप में एक दो और सिंगल दे तो क्या करेंगे, पहले सिंगल लिखेंगे उसके बाद स्क्वायर के रूप में, उसके बाद सिंगल वाला लिखेंगे। यदि f(x) अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान एक्स प्लस बी, यदि क्या हो बीच में स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए और सी अपान डायरेक्ट लिख देंगे। अब योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, यदि क्या हो योगफल का क्या हो सीमा के रूप में, तो क्या हो ए से बी तक क्या किसी का समाकलन करना है, f(x) दिया dx, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर हो जाएगा f(a) प्लस h डॉट 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 f(a) प्लस n माइनस 1 इंटू एच, जहाँ h बराबर क्या b माइनस ए अपान n। फिर क्या हो 1 2 3 डॉट 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 n तक क्या इन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 यानी सिग्मा n। यदि क्या हो सभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 सिग्मा n स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या क्यूब निकालेंगे तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4, जहाँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e का पावर a अपान n माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान n बराबर क्या होना चाहिए a। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कारण निश्चित समाकलन गुणधर्म क्या हो, ए से बी तक क्या करना है, किसी का ए से बी तक क्या कोई ए और बी के क्या है बीच में समाकलन करना है f(x) का। तो क्या होगा ए से बी तक क्या करेंगे ft dt, f(x) dx बराबर क्या होगा ए से बी तक ft dt। ए से बी तक है क्या f(x) dx का क्या होना चाहिए, यदि बी से ए तक करना है तो क्या बी से ए तक क्या माइनस लग जाएगा f(x) dx। विशिष्टता क्या कर सकते हैं, ए से 0 से ए, फिर ए से बी से 0 से क्या होगा ए से क्या करेंगे 0, जहाँ f(x) dx बराबर क्या होना चाहिए 0, जहाँ f(x) dx बराबर क्या 0 है। तो ए से बी तक क्या करना है, किसी का समाकलन करना है तो लिख सकते हैं ए से सी के लिए क्या करें, उसको तोड़ सकते हैं ए से सी तक और फिर सी से बी तक तोड़कर क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार क्या ए बी यदि क्या फलन सम हो तो क्या होगा f माइनस एक्स बराबर f(x), यदि फलन विषम हो तो क्या होगा 0 हो जाएगा f माइनस एक्स बराबर f(x). फिर यहाँ पर क्या यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं, इस सारे फार्मूलों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कर समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में क्या है, हमको ज़्यादा तो कुछ इसमें सूत्र फार्मूला है ही नहीं। क्या करना है, छायांकित भाग का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वही क्या होगा x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका x अक्ष से गिरा तो क्या करेंगे x के सापेक्ष, y से गिरा तो क्या करेंगे y के सापेक्ष क्या करेंगे समाकलन करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं छायांकित भाग का। फिर 9वां चैप्टर है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, कोई अवकल समीकरण इसकी कोटि और घात कैसे निकालते हैं। अवकल समीकरण की कोटि उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि, जो उच्चतम कोटि के क्या है अवकलज हैं उनकी क्या है कोटि, और अवकल समीकरण की घात उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्च घात। यहाँ पर कोटि कितनी है 3, तो क्या कर रहा है अवकलज समीकरण की कोटि यानी उच्चतम कोटि की अवकलज की, जो उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है ए है, उसकी घात क्या होगी 3 है, तो ये क्या होगा कोट हो गया। अवकलज यानी उच्चतम कोटि की अवकलज की कोटि, उच्चतम कोटि का क्या है यही
अवकलज इसकी कोटि क्या है 3 है। फिर अवकल समीकरण की घात, उच्चतम कोटि की अवकलज की उच्चतम घात, ये क्या है उच्चतम है, इसकी क्या है घात कितनी है 2 है, ये नहीं होगा, इसकी घात क्या है 2 है। उच्चतम कोटि मतलब इसके कितना है 3, तीसरी कोटि की क्या है अवकल समीकरण क्या होगी, इसकी घात ही क्या होगी घात होगी, और इसी की कोटि क्या होगी उच्चतम कोटि की क्या यही है, तो क्या है कोटि होगी। यदि अवकल समीकरण में अवकलज y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश इत्यादि में बहुपद समीकरण है तो उसकी घात परिभाषित होगी, अन्यथा नहीं है। यदि क्या होगा बहुपद समीकरण तभी परिभाषित होगी। और किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब क्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। कर रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है dy अपन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या हो q हो, जहाँ p और q क्या है x के फलन है। आई एफ ई का पावर इंटीग्रेशन p dx होना चाहिए। y पर क्या हो आई एफ इंटीग्रल फंक्शन दिया बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, जहाँ डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी एक्स हो बराबर q हो, तो p और y क्या है y के फलन हो, इंटीग्रेशन फंक्शन हो जाएगा। तो e का पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्या होगा एक्स आई एफ बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन आई एफ क्यू आई एफ डी वाई। फिर चैप्टर 10 में सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा, इसके कुछ फार्मूले हैं। करा किसी बिंदु का स्थित सदिश निकालना है, तो पी का स्थित सदिश निकालना है, पी बिंदु है, इसका स्थित सदिश निकालने के लिए क्या है वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा स्थित सदिश क्या है वेक्टर आर है बराबर क्या होगा ओ पी बराबर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, जहाँ ओ पी का परिमाण लंबाई यानी माड आर बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर आर ओ पी बराबर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जहाँ ओ पी के दिशानुपात क्या ए बी सी हैं, तो ए बराबर एक्स बी बराबर वाई तो सी बराबर जेड, तो ओ पी का दिशा कोसाइन क्या हो जाएगा एल एम एन, जहाँ एल बराबर क्या एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम का वाई अपन हो जाएगा इतना, जेड का इतना, जहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला फार्मूला है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदु क्या है पी और क्यू है, इनको मिलाने वाला सदिश पी क्यू का मतलब है बिंदु पी से क्यू का विस्थापन, बिंदु पी से क्या क्यू का विस्थापन, जहाँ पी क्यू बराबर क्या एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप जेड टू माइनस जेड वन के कैप। पी क्यू का क्या होगा एक्स वन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे जोड़ देंगे। पी क्यू के दी का अनुपात क्या ए बी सी हैं, जहाँ ए बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन ए बी सी। फिर कह रहा पी क्यू के दिक कोसाइन क्या होंगे एल एम एन है, जहाँ एल का मान क्या एक्स टू माइनस एक्स वन अपान माड पी क्यू वाई टू माइनस वाई वन अपान माड पी क्यू जेड टू माइनस जेड वन अपान माड पी क्यू, जहाँ क्यू पी निकालना है तो क्यू पी क्या होगा एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू। यहाँ पर क्या था पी से क्यू तक क्या उल्टा था, तो क्या करेंगे क्यू से पी तक क्या करेंगे उसको उल्टा कर देंगे। अब पी क्यू बराबर क्या होता है माइनस क्यू पी होता है। तो आइए अगला फार्मूला देखते हैं। करा सदिशों के प्रकार, सदिश के प्रकार क्या होते हैं शून्य सदिश प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु क्या हो संपाती हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो एक ही हो, और परिमाण लंबाई क्या होनी चाहिए शून्य होनी चाहिए, और इसे क्या कहते हैं जीरो वेक्टर से क्या करें परिभाषित करते हैं। और मात्रक जहाँ क्या है ए से ए तक, ए से शुरू किए ए ही पर क्या हो गया खत्म हो क्या इसका विस्थापन जीरो हो गया, बी से बी तक सी से सी तक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होना चाहिए क्या होगा ए से गया बी तक बी से गया सी तक सी से गया ए तक क्या हो गया जीरो, तो क्या होगा विस्थापन जीरो हो गया। अब मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए जिसका परिमाण क्या हो एक हो, जहाँ माड ए बराबर क्या होना चाहिए माड ए बराबर हो गया एक। वेक्टर ए का मात्रक सदिश ए कैप से क्या करते हैं ए कैप से दर्शाते हैं, यानी यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं ए कैप से दर्शाते हैं, जहाँ ए कैप बराबर ए अपान माड वाई, ए माड वेक्टर ए माड वाई कर रहे हैं माड वेक्टर ए है यहाँ पर। कह रहा स आदिम सदिश, स आदिम सदिश क्या होता है दो अथवा अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब दो हैं क्या एक ही एक सदिश हो गया एक सदिश हो गया क्या हो इनका क्या प्रारंभिक बिंदु एक हो, जहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर सी स आदिम सदिश है जिसका क्या प्रारंभिक बिंदु एक ही तो है। फिर अगला कह रहा है रैखिक सदिश कोलिनियर वेक्टर दो अथवा अधिक सदिश जो एक ही रेखा के क्या हो समांतर हो और परिमाण व दिशा क्या हो कुछ भी हो,
एक ही रेखा के क्या हैं, समांतर हैं, और परिमाण और दिशा क्या हो, कुछ भी हो तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे, संरेख सदिश कहेंगे। फिर कह रहा समान सदिश, परिमाण तथा दिशा क्या हो, दोनों समान है, परिमाण और दिशा क्या है, दोनों समान है, तो उसे क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। फिर ऋणात्मक सदिश, क्या हो, एक की दिशा कुछ और है, दूसरे की दिशा कुछ और, क्या हो, आपस में बराबर हो, लेकिन क्या हो, दिशा विपरीत है, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश। सदिशों का योगफल क्या करेंगे, त्रिभुज नियम से क्या करेंगे, AC बराबर क्या करें, त्रिभुज नियम से इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ से जोड़ेंगे, क्या इसको यहाँ जोड़ देंगे, जहाँ AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। और समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या करेंगे, इसको इधर से जोड़ेंगे, इसको इधर से, इसको क्या करेंगे, इसको मिलाकर क्या करेंगे, इसको डाट डाट कर देंगे, क्या होगा, यही ये बीच वाला क्या होगा, इसका मान निकल के आ जाएगा, सदिश का योग हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है एक अदिश से सदिश का गुणन, यदि एक अदिश धनात्मक है तो केवल परिमाण बदलेगा, दिशा वही रहेगी। क्या करना है कि यदि क्या हो, अदिश धनात्मक है तो क्या हो, परिमाण वही रहेगा, दिशा बदल जाएगी। यदि अदिश ऋणात्मक है तो परिमाण व दिशा दोनों विपरीत, मतलब जिस संख्या से क्या करें, गुणा करें तो क्या होगा, धनात्मक संख्या से गुणा करें तो क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। करा सदिश के घटक वेक्टर आर बराबर क्या दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अदिश घटक और सदिश घटक, अदिश घटक क्या है, एक्स वाई जेड है, और सदिश घटक क्या है, एक्स आई वाई आई जेड के कैप। ये सब क्या है, जो कैप है क्या है, सदिश घटक है। यदि क्या अदिश घटक लिखते हैं, क्या एक्स वाई जेड लिख देंगे डायरेक्ट। यदि सदिश घटक लिखना है तो क्या उसके साथ आई जे के लगा देंगे। फिर करो संरेखता की शर्त, यदि वेक्टर ए पर क्या एक आई कैप A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप तथा B बराबर क्या हो A2 ए कैप B2 जे कैप C2 के कैप, यदि क्या होंगे, दोनों संरेख होंगे या समांतर होंगे, जहाँ वेक्टर ए बराबर क्या हो, लैम्डा B हो, या A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर हो, तब क्या होंगे, संरेख होंगे। फिर अगला कह रहा है खंड सूत्र, खंड सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला क्या होता है। माना वेक्टर OR और PQ को यम समध्ययन के अनुपात में क्या किया जाता है, विभाजित करता है, तो आंतरिक विभाजन क्या होगा, यहाँ पर मतलब बीचों बीच क्या हो रहा है, विभाजन होगा, तो वेक्टर R बराबर आ जाएगा यम OQ प्लस N OP अपान M प्लस N। ये क्या हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है, मतलब बाहर से क्या हो रहा है, ये बाहर मिल रहा है, तो वेक्टर R पर क्या हो जाएगा, यम OQ माइनस N OP M माइनस N। क्यों क्या हो रहा है, इस M में से क्या करेंगे, N को घटाएंगे, तो ये बाह्य विभाजन मिल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अंतर विभाजन मिलकर M और N दोनों को जोड़ दे रहे हैं, और क्या रहा है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ घट जा रहा है, तो क्या रहा है, बाह्य विभाजन निकल रहा है। करा दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों को गुणा कैसे करते हैं, दो सदिशों का करें दो प्रकार से, एक क्या होता है अदिश गुणन, ये क्या हो, A.B बराबर क्या होना चाहिए, माड A माड B कास थीटा, जहाँ A और B क्या है, एक अदिश राशि हैं, जहाँ A.B बराबर क्या होता है, B.A हो जाएगा। यदि A व B क्या है, लंबवत हैं, तो A.B बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो, एक दूसरे के 90 डिग्री पे क्या होंगे, A.B बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दो सदिशों के बीच कोण कास थीटा बराबर क्या होता है, दो सदिशों के बीच कोण क्या होगा, थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर माड A माड B। तो वेक्टर A पर क्या करेंगे, V का प्रक्षेप, वेक्टर E पर A पर क्या, B का प्रक्षेप, यानी प्रक्षेप A डॉट B बटे वेक्टर माड A, जहाँ क्या होगा, A डॉट B का मान क्या होगा, इतना होगा, तो क्या है, A पर क्या है, B का प्रक्षेप है। फिर अगला करा सदिश गुणन, सदिश गुणन क्या होगा, A क्रॉस B बराबर क्या होगा, माड A B साइन थीटा, जहाँ क्या होता है A B साइन थीटा, A माड A और माड B क्या है, और N कैप क्या है, परिमाण है, ये माड A क्या है, माड A माड B क्या है, परिमाण है, और ये क्या है, N कैप दिशा है। फिर करा A क्रॉस B, वो A क्रॉस B में क्या है, A तथा B दोनों क्या है, लंबवत सदिश हैं, जहाँ A क्रॉस B लंबवत वेक्टर A करा A क्रॉस B के लंबवत क्या है, A क्रॉस B और A तथा B दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो A क्रॉस B लंबवत A तथा A क्रॉस B लंबवत B, जहाँ A क्रॉस B बराबर क्या होगा, माइनस B क्रॉस A, A क्रॉस B क्या होगा, माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है। यदि A तथा B संरेख हो तो A क्रॉस B का मान क्या होगा, वेक्टर A क्रॉस B का मान क्या होगा, 0। यदि क्या हो, संरेख होंगे तब, तो A क्रॉस A बराबर क्या होता है, 0,
बी क्रॉस बी बराबर क्या होता है 0। तो दोनों सदिशों के बीच कोण निकालना क्या, साइन थीटा बराबर क्या मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना क्या करेंगे, ए क्रॉस बी ही निकालेंगे, डायरेक्ट ए क्रॉस बी सिर्फ निकाल लेंगे ए, दो सदिश हमको मिल गए क्या होगा, उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला फार्मूला क्या कर रहा है, कर अदिश का त्रिंक गुणन, मतलब तीन अदिशों का गुणा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी को ए बी तथा सी का अदिश त्रिंक गुणन कहते हैं, जहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी एक अदिश राशि है, जहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी को ए बी सी या ए बी सी द्वारा दर्शाते हैं, वेक्टर ए बी सी या इस प्रकार दर्शाया जाता है। यदि समांतर खटफलक की आसन्न भुजाएं ए बी व सी हो तो समांतर खटफलक का आयतन हो जाएगा ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी का माड निकालेंगे तो आसानी से क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। ए बराबर क्या होता है, ए आई कैप बी ए वन आई कैप बी वन जे कैप सी वन के कैप, और बी बराबर क्या ए टू बी टू सी टू जे के आई जे के, फिर सी बराबर क्या ए थ्री बी थ्री सी थ्री आई जे के इसके साथ लगा रहेगा। इस प्रकार क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो क्या करेंगे, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, इसका क्या करेंगे हम हल करेंगे तो क्या होगा, हमको आसानी से मिल जाएगा। फिर क्या ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी। ये क्या करते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं, इस प्रकार करेंगे, इनको क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, यदि सेम के साथ एक के साथ क्या हो, एक के साथ क्या हो, दो दो एक साथ लेते हैं तो क्या होगा, इनका मान हमेशा क्या होगा 0 आएगा। ए सी बी बराबर क्या होगा, यदि उनका क्या करेंगे उल्टा लेंगे तो ए सी बी और ए बी सी क्या होंगे उल्टा लेंगे तो क्या होगा, माइनस के साथ आएंगे। और तीन सदिशों का समतलीयता, तीन सदिश क्या होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतली होंगे यदि क्या हो, केवल और केवल यदि क्या हो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या हो 0, तो क्या कहेंगे एक ही समतल में स्थित हैं। फिर अगला फार्मूला देखिए करा अध्याय 11 करा त्रिविम ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, करा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन और दिक्कानुपात। दो बिंदु हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, पी क्यू के दिक् कोसाइन क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, दिक् कोसाइन x2 - x1 अपान पी क्यू y2 - y1 अपान पी क्यू z2 - z1 अपान पी क्यू। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, तो अंतरिक्ष में रेखा का दिए गए बिंदु ए से जाने वाली दिए गए बिंदु बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, x1 y1 z1 है और बी बराबर क्या दिया ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो जहाँ वेक्टर आर बराबर क्या होगा ए लैम्डा बी, ये वेक्टर फार्म है, x - x1 अपान ए y - y1 अपान ए z - z1 अपान सी, ये क्या है कार्तीय रूप में है। और दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का क्या समीकरण है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए, और यदि x1 माइनस x1 अपान x2 - x1 y - y1 अपान y2 - y1 z माइनस z1 अपान z2 - z1। फिर अगला दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाएं क्या है उनके बीच का कोण क्या है, आर बराबर होता है a1 प्लस लैम्डा b1 कास थीटा बराबर क्या b1 डॉट b2 अपान माड b1 माड b2। समांतर रेखाओं के लिए शर्त, ये दो रेखाएं क्या है आपस में समांतर होगी तो a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 बराबर हैं। लंबवत के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। फिर कह रहा है दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी, जहाँ वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और आर बराबर क्या होना चाहिए a2 प्लस लैम्डा b2, तो दूरी क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a2 - a1 अपान b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लेंगे और टोटल का मान निकालने क्या होगा डिस्टेंस मिल जाएगा। कर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाएं क्या हैं वेक्टर आर a1 प्लस लैम्डा b और वेक्टर आर a2 प्लस लैम्डा b, तो उनके बीच की दूरी निकालना क्या होगा, जहाँ टोटल का मान निकालेंगे b क्रॉस a2 - a1 अपान माड b। फिर करा
समतल का समीकरण निकालने के अवलंब के रूप में समतल का समीकरण। अभी समतल का समीकरण निकालने के वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर क्या है डी, जहाँ एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या है डी दिया है, डी होगा। फिर कह रहा है अगला, कह रहा है एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर दिया है ये समतल इससे होकर जाने वाले अनुलंब का समीकरण हो जाएगा, जहाँ आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन बराबर क्या हो 0, क्या हो सदिश रूप में इसको लिखेंगे ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0 है, क्या है कार्तीय रूप में, क्योंकि ये सारे आप चैप्टर में पढ़े हुए हैं। कह 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। 3 असंरेखी बिंदु हैं, उनसे क्या है मतलब एक ही रेखा में नहीं, कोई यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ है, क्या एक ही रेखा में तो तीनों तो है नहीं, ये क्या 2 एक रेखा में हो सकते हैं। तो एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स थ्री माइनस एक्स वन, फिर वाई माइनस वाई वन अपन वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड माइनस वाई जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री माइनस जेड वन। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक कार्तीय रूप में है। फिर समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, समतल के समीकरण एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर क्या होता है 1, अंतःखंड रूप में समीकरण। फिर अगला कर रहा है दो समतल आर वन एन वन डी वन नहीं आर एन वन डी वन और आर एन टू डी टू के प्रतिच्छेदों से गुजरने वाले समतल का समीकरण। वेक्टर आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू बराबर डी वन प्लस लैम्डा डी टू और आर डॉट एन बराबर क्या है डी वन, आर डॉट एन टू बराबर डी टू। ये दो रेखाएं क्या समतली होने की शर्त, दो रेखाएं समतली हैं जहां आर बराबर क्या हो ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर बराबर ए टू प्लस लैम्डा ए म्यू बी टू है, तो क्या होगा ए टू माइनस ए डॉट बी वन क्रॉस बी टू बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जहाँ एक्स टू माइनस एक्स वन ए वन ए टू और वाई टू माइनस वाई वन बी टू जेड टू माइनस जेड वन सी वन सी टू का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो दो समतलों के बीच का कोण आर डॉट एन वन बराबर क्या हो डी वन, आर डॉट एन टू बराबर क्या हो डी टू हो, तो कास थीटा बराबर क्या है एन वन डॉट एन टू अपान माड एन वन एन टू। फिर अगला देखिए फार्मूला का रहा है समतल में दिए बिंदु की दूरी, समतल है उसमें दिए गए बिंदु की दूरी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, समतल है कोई दिए गए बिंदु है, यहाँ से क्या यहाँ के बीच की दूरी की निकालना क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू प्लस डी बराबर क्या दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए, पी क्यू बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे इसके और इसके बीच की क्या करेंगे दूरी निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है दो समतलों के बीच की, दो समतल दिए हैं क्या उनके बीच की दूरी निकालना है, दो समतल इनके बीच की दूरी आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर क्या हो डी वन, आर डॉट एन बराबर क्या हो डी टू, तो क्या पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा डी वन माइनस डी टू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालना क्या है, रेखा दिया आर जहाँ ए लैम्डा बी और समतल दिया आर डॉट एन बराबर डी दिया है, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर बी डॉट एन अपान माड बी डॉट माड वेक्टर एन। तो करा किसी रेखा पर कोई बिंदु एज्यूम करना है, किसी रेखा पर क्या कोई बिंदु माना क्या एक्स माइनस एक्स वन अपान ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपान बी जेड माइनस जेड वन अपान सी बराबर लैम्डा मान लिया। तो एक्स माइनस एक्स वन अपान ए भी लैम्डा के बराबर ए भी लैम्डा के बराबर ए भी लैम्डा के बराबर, तो क्या होगा एक्स बराबर एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई बराबर वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड बराबर जेड वन प्लस सी लैम्डा हो जाएगा। फिर अगला फार्मूला है, तो 12वें चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं था, तो 13वां चैप्टर देखिए। 12वें चैप्टर में हाँ 12वें चैप्टर में क्या था कोई फार्मूला नहीं था। 13वां चैप्टर प्रायिकता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, तो इसमें प्रतिबंध प्रायिकता होती है। तो बी पी ए अपान बी बराबर क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, और पी बी अपान ए, तो क्या करेंगे इसमें भी पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए,
ए नीचे है तो क्या नीचे ए आएगा, बी नीचे है तो बी आएगा। स्वतंत्र घटनाएं पी ए अपन बी बराबर क्या होता है पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। वेज प्रमेय दिया है, वेज प्रमेय है दी गई, ए दिया हो पूछा हो E1 E2 E3, तो पी E1 अपान ए बराबर होता है पी E1 इंटू पी ए अपान E1 बटे पी E1 पी ए ई अपान E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपान E2 पी E3 अपान पी ए अपान E3 डॉट 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 जहाँ तक पूछा हो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। फिर कर यादृच्छिक चर प्रायिकता बंटन माध्य प्रसरण, तो क्या है माध्य प्रायिकता दी हो x दिया हो और px इसमें निकालेंगे, और माध्य निकालना हो प्रत्याशा जहाँ ex बराबर ex दिया एग्जाम्पल के लिए म्यू, तो ex बराबर दिया हो तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ x p x, जहाँ क्या है सिग्मा स्क्वायर क्या है प्रसरण है, यानी जिसे क्या कहते हैं मानक विचलन, तो मानक विचलन के बराबर क्या होता है अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ क्या है ई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा ई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो द्विपद बंटन के लिए पी एक्स माइनस ए बराबर क्या होता है एन सी आर इंटू पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर, जहाँ आर क्या सफलताओं की संख्या एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी सफलता की प्रायिकता जहाँ क्यू बराबर क्या है 1 माइनस पी, तो एन सी आर बराबर क्या होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। तो हमें उम्मीद है 1 से लेकर 13 चैप्टर तक आपको सारे फार्मूले लगभग हमने क्लियर करा दिए हैं बहुत ही कम समय में। इतने कम समय में मात्र एक घंटे 2-3 मिनट का समय हुआ, इतने ही कम समय में हमने पूरे फार्मूले का रिवीजन एक बार थोड़ा हल्का हल्का करा दिया है। तो यदि आप ये पूरा फार्मूला अगर अच्छे से देख लेते हैं तो कम समय में आपको सारे फार्मूले एक बार थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें समझाया तो है नहीं, सारे फार्मूले को क्या किया आपके लिए इकट्ठा कर दिया है। तो अगर हमारी मेहनत में थोड़ा सा भी दम हो, अगर मैं थोड़ा सा भी आपके लिए मेहनत किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या हो अधिक से अधिक दोस्त जिन्होंने आज तक मैथ नहीं पढ़ा उनको सब फार्मूले के बारे में कुछ तो नॉलेज तो हो ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन नए नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।